जी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स और जिसको हम कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं विच इज कवर्ड अंडर AS 21। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं इस चैप्टर के बारे में। कोई बोलता है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और स्टूडेंट्स कहता है कि अगर आप इसको चैप्टर को अटेम्प्ट भी कर पाते हैं तो शायद भी आप एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, मैं इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में अगर मैं ये बात कहूँ कि कोई टाइम ऐसा था जब आपको वॉकिंग भी डिफिकल्ट लगता था। जब आप जरा बचपन याद करिए, जब आपको बचपन में आपको बोला था चलिए तो आप चलते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी मुझे लगता है कि अब आप वॉकिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। एक टाइम ऐसा था जब आपको लगता था कि अच्छा ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस ने आपको ड्राइविंग भी जो है बहुत इजी कर दिया, जिसके बाद आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, उतनी ही चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी अब आपको जो ये होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स है, ये भी आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर छोड़ करके चले जाइए। कई बार आपको एग्जाम में जो एक इजी चैप्टर आता है, मान लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, लेकिन वहां से टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स वहां आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये गलती मत करिएगा कि बिल्कुल होल्डिंग कंपनी को बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इस चैप्टर को छोड़ ही देना है, ऐसा कभी भी मत करिएगा। तो इसलिए चाहे आपके अकाउंट्स हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं मुझे लगता है कि वही चीजें फिर आपको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए जी, अब हम हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो सबसे लास्ट में करें। सारे क्वेश्चन पहले कर लें, फिर उसके बाद इसको लास्ट में कर लें। तो देखिए जी, अब आप किसी भी इसका मैं आपको अगर हिंदुस्तान में एक केस स्टडी के हेल्प से अगर आपको मैं बात करना शुरुआत करूं इसकी, तो मुझे लगता है कि कोरस ग्रुप जो था, ठीक है, कोरस ग्रुप का एक्विजिशन किया था टाटा स्टील लिमिटेड ने। जब टाटा को 100 साल हुए थे तो टाटा ने एक सबसे बड़ी डील की थी, और वो थी कि उसने यूरोप से कॉर्पस कंपनी को परचेज कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, रादर परचेज नहीं कहूंगा, एक्वायर किया था। एंड दैट वाज द बिगेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन बाय एन इंडियन कंपनी। नहीं तो टाटा जो था वो एक ऐसी कंपनी थी जो ईमानदारी के लिए जानी जाती है और जिसमें राष्ट्रभक्ति जो है वो कोट कोट करके भरी गई है। उसने एक सबसे बड़ी डील की थी, उसने अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए कॉर्पस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। और कॉर्पस जो था वो बहुत बड़ा कंपनी थी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल खत्म हो गया था स्टील सेक्टर में, और इंडियन कंपनी टाटा ने उसको बाई करके जो है वो वहां पे चलाना शुरू किया था। तो टाटा स्टील लिमिटेड emerged as the 5th largest steel producer in the world after acquisition। वर्ल्ड में 5वां स्टील प्रोड्यूसर बन गया था एक्विजिशन, जब उसने कोरस को एक्वायर किया था। तो यहां पे उसके बाद जो है इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन यूरोप बन गया था। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये एक हमारी जो केस स्टडी है, जो हम एक लाइव एक तरह से जो हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट करता है कि कोरस ग्रुप वाज एक्वायर्ड बाय द टाटा स्टील लिमिटेड। अगर
आपको टाइम लगे तो कभी इसको गूगल करिएगा कि ये कोरस ग्रुप जो टाटा स्टील ने किया था उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या क्या मजबूरी थी उसके पीछे। लेकिन इतना मैं आप बताता हूं कि जब टाटा 100 ईयर्स अपने सेलिब्रेट कर रहा था। ओके, अब देखिए बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू वन कंपनी कैन गेन कंट्रोल ओवर अदर कंपनीज। हर कंपनी चाहती है कि मैं दूसरी कंपनी के ऊपर जो है वो दूसरी कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए कि ए कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट इन बी कंपनी लिमिटेड, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे क्या कर सकता है ये कंपनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात यहां पे हो रही है। अब जब ए कंपनी ने बी कंपनी का एक रास्ता तो ये है कि अक्वायर्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जाइए उसकी कीमत डलवाइए कि ये कीमत है और जो नेटवर्थ है उसको कैलकुलेट कराइए, उसकी पेमेंट करिए, पेमेंट करके जो है उस कंपनी को बाय कर लीजिएगा। इट मीन दिस इज वन ऑफ, तो यहां पे एक रास्ता है दैट इज द ऑनरशिप ऑफ द नेट, मतलब अक्वायर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, ऑनरशिप ऑफ नेट एसेट्स। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इट रिकॉर्डेड एज एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन। अब यहां पे बी कंपनी जो है वो क्या होगी, पहले लिक्विडेट होगी और फिर जो है वो ठीक है, तो बी कंपनी विल बी लिक्विडेटेड, जो कि हमने कहां पढ़ा था सर, हमने अमलगमेशन में पढ़ा है, इससे पहले वाला चैप्टर। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बी कंपनी विल बी लिक्विडेटेड और एक अमलगमेटिंग और एक अमलगमेटेड कंपनी बन गई। और उस केस में हमें पहले एक कंपनी को जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है वो लिक्विडेट की जाती है, और लिक्विडेट करके तो एक कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, दूसरी चल पड़ेगी। और कई बार अमलगमेशन में दोनों कंपनीज बंद हो जाती हैं और एक नई कंपनी जो है वो का नाम आ जाता है और वो नई कंपनी, तो दो कंपनीज फिर वहां पे लिक्विडेट होती हैं। तो सर एक रास्ता तो ये है, लेकिन यहां पे आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि सारा कुछ खरीदना पड़ेगा, हो सकता है गुडविल के लिए भी उसको पैसा देना पड़े। दूसरा रास्ता है टू अक्वायर ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग शेयर्स। मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग शेयर्स का मतलब है कि 50% से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी के वोटिंग शेयर्स खरीद लेते हैं। अब जब वोटिंग शेयर्स खरीद लेते हैं तो इसका मतलब वोटिंग राइट आपके पास आ जाता है। जब वोटिंग राइट आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब आपके पास कंट्रोल आ जाता है। तो अगर आप या तो सारे के सारे यानी कि 100% या फिर आप 50% से ज्यादा यानी कि 51% ऑफ द वोटिंग राइट अगर ए कंपनी बी कंपनी के वोटिंग राइट्स अपने हाथ में ले लेती है, अक्वायर कर लेती है, तो उसके लिए हमें दिस इज रिकॉर्ड एज स्टॉक एक्विजिशन एंड ऑपरेट एज ए सब्सिडरी। तो यहां पे जो रिलेशनशिप आ जाएगा दोनों कंपनीज के बीच में वो आ जाएगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। क्योंकि अब यहां पे होल्डिंग कंपनी का मतलब है जो कंपनी विच एक्वायर्स द शेयर्स, जो कंपनी अब दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रही है, यानी कि जब वो ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो ए कंपनी के द्वारा अगर 50% से ज्यादा के वोटिंग शेयर्स या वोटिंग राइट्स जो है अपने हाथ में आ जाते हैं, तो उस केस में ए कंपनी को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी, क्योंकि अब कंट्रोल इसके हाथ में आ गया तो पेरेंट कंपनी बोलेंगे। उसी तरह से जिसके शेयर्स को एक्वायर किया जाएगा, हुज शेयर्स आर एक्वायर्ड, उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी, पेरेंट और सब्सिडरी, अब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी, तो होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। तो यहां पे आपके पास जो होल्डिंग कंपनी आई वो ए आई और सब्सिडरी कंपनी हमारे पास बी आ गई। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंपनीज के बीच में सिर्फ जो रिलेशनशिप है बेसिकली दैट इज वन ऑफ कंट्रोल, और कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज ओनली द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल। एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल। अब आप बोलेंगे कंट्रोल क्या होता है, सर कंट्रोल होता है डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल का मतलब यहां पे क्या है, डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब सारे डिसीजंस आप लोगे, बी कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे आप लोगे, और दोनों कंपनी जो है वो एज इट इज रहेंगी।
ए कंपनी भी चलती रहेगी, बी कंपनी भी चलती रहेगी। सो दे बोथ द कंपनीज कंटिन्यू टू ऑपरेट एज बिफोर, जैसे वो पहले चल रही थी वैसे वो भी चलती रहेगी। पर इतना फर्क हो गया कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आ गई। वो कैसे आई? क्योंकि आपने जो है उस कंपनी के शेयर्स जो हैं उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आपने 50% से ज्यादा के शेयर्स जो हैं वो आपने परचेज कर लिया। तो एक रास्ता ये है। तो देखिए ये रास्ता तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, अमलगमेशन अब्जॉर्प्शन। लेकिन ये वाला रास्ता जो है, अब हमें एक नया रास्ता आ गया कि हम किसी कंपनी को थोड़े से पैसे दे करके ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तो आप 100% पैसा दे करके कंट्रोल कर रहे थे, यहां आप सिर्फ 51% पैसा लगा करके कंपनी का ज्यादा कंट्रोल अपने पास ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंपनी यहां पे लिक्विडेट नहीं होगी, कोई कंपनी बंद नहीं होगी, दोनों कंपनी चलती रहेंगी। यहां तो एक कंपनी क्या हो रही थी? लिक्विडेट हो रही थी। और क्लियर है जी बात? ओके। अच्छा, अब सर अगर हम इस रास्ते के कंट्रोल से चलते हैं तो हमारा जो चैप्टर है, वो हमारा जो टॉपिक है वो इस रास्ते चलेगा। ये वाला रास्ता हमारा बंद हो गया, ये देखिए यहां पे भी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन सर इसका जो है वो फायदा क्या होता है? देखिए, एक तो एडवांटेज हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब हो गया कि एक कंपनी के द्वारा, यानी कि पेरेंट कंपनी के द्वारा, यानी कि होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के ऊपर लार्ज प्रॉपर्टीज विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जितनी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में आ गई? होल्डिंग कंपनी के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो लार्ज प्रॉपर्टीज विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ जाती है। दूसरा आ जाता है मैनेजरियल कंट्रोल। अब मैनेजरियल कंट्रोल क्या हो गया? जो सब्सिडरी कंपनी है उसी के वही चलाती रहेगी। जैसे मैंने कहा, दोनों कंपनीज कंटिन्यू टू ऑपरेट एज बिफोर, डिसेंट्रलाइज द ऑपरेशंस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सब्सिडरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की होगी, सब्सिडरी की अकाउंटेबिलिटी भी इसकी होगी, पावर्स डिसेंट्रलाइज होगी, लेकिन मेन पावर जो है किसके पास रहेंगी? होल्डिंग कंपनी के पास रहेंगी। ठीक है जी। यहां तक ये जो थोड़ा सा जो मैंने आपको बैकग्राउंड जो आपको बताया, उस बैकग्राउंड से आपको ये लगता है कि ये हो चुका है और हो रहा है। क्योंकि जब से हमारा पास मल्टीनेशंस आई हैं, जब से हमारा बिजनेस जो है एक ग्लोबल बिजनेस बना है, हर कंपनी चाहती है कि मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। हाँ, वो चाहती है कि मैं पूरे वर्ल्ड में छा जाऊं। तो एक रास्ता जो हमारे पास है दूसरी कंट्रीज में जाने का, वो है थ्रू सब्सिडरीज। उसी तरह से फॉरेन की कंपनी जो है वो इंडिया में आ चुकी हैं और इंडिया में अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है, और एस्टेब्लिश करके वो अपना यहाँ बिजनेस कर रही हैं, वो भी बाय ओपनिंग देयर सब्सिडरीज इन इंडिया। राइट। इसलिए यहां पे अब इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का नॉलेज हो, क्योंकि कल को जो उनकी जॉब्स हैं वो अगर मल्टीनेशनल कंपनी कोई उनको जॉब ऑफर करती है तो ये ना बोलें कि हमने तो जी होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं तो हम तो ये काम नहीं कर सकते। और अब तो क्या है, आपके सामने है कि जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज जो है एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज है, और मल्टीनेशनल कंपनी का जो रूट है वो यही रूट है। दिस वन इज द रूट। राइट। ओके। तो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये मेरे पास एक होल्डिंग कंपनी, अब आपको पता चल गया कि होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या होती है। ओके। अब देखिए, होल्डिंग कंपनी आपके पास आ गई, वो क्या करती है? कंट्रोल। कंट्रोल किसको करती है? सब्सिडरी को। अब सब्सिडरी में कंट्रोल जो है वो आपके किस में हो गया? सब्सिडरी कंपनी में। कंट्रोल कैसे होगा? सब्सिडरी कंपनी में। लेकिन दूसरी कंपनी में कंट्रोल, तभी वो सब्सिडरी बनेगी। लेकिन कंट्रोल कैसे हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो दो तरीके होते हैं कंट्रोल करने के। एक है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे 12 पर्सन्स की टीम अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, तो उसमें से अगर आपके पास 7 आपके कंट्रोल में आ गए, 7 कंट्रोल आपके पास आ गए, यानी कि तो इसका मतलब है कि अब आपके पास उस कंपनी का कंट्रोल आ गया। राइट। क्योंकि यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यही तो डिसीजन मेकिंग करते हैं।
तो ये कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन या तो ऑल यानी कि 12 के 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंट्रोल में आ जाएं या मेजोरिटी आ जाए। तो मेजोरिटी के लिए 7 आपके पास चाहिए। इसके साथ आपके पास ये पावर आ जाए कि आप उनको अपॉइंट कर सकें और रिमूव कर सकें। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली काम करवाना है, अगर कंट्रोल लाना है तो आपके हाथ में कमांड किसकी होनी चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राइट। लेकिन अब आपको बताऊं मैं, अकाउंटिंग में हम जनरली इसकी अकाउंटिंग की तरफ को हम मूव नहीं करते। ये वाला रास्ता भी हमारा यहाँ पे एक तरह से बंद हो जाता है। लेकिन हम कर सकते हैं। हम होल्डिंग कंपनी जो है दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल जो है, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप आ सकता है अगर मैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए। दूसरा है मेरे पास कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग। लो जी, दूसरा रास्ता क्या है? तो अगर आपके पास 50% से ज्यादा, यानी कि अब इसका मतलब है कि 51% अगर आपकी शेयर होल्डिंग आपके पास आ गई तो क्या होगा? इसका मतलब आपके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। जब वोटिंग राइट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये पावर आ जाएगी कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल कर सकते हैं। राइट, ओके। तो लेकिन जो कंट्रोल है उसके लिए 50% शेयर होल्डिंग होना जरूरी है, तो 51% शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। अब वो कौन सी शेयर होल्डिंग होगी सर? वो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज पेड अप वैल्यू। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होंगे, लेकिन अगर इफ दीज आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स, तो क्योंकि एक टाइम के बाद वो भी कन्वर्टिबल हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। तो कोई टाइम था जब प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग राइट होता था, लेकिन अब वो वोटिंग राइट उनको नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता। तो देखिए अब रास्ता मेरे पास क्या आ गया कि आप किसी कंपनी के 51%, यानी कि अब मान लीजिए कि किसी कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आपने 5100 50% से ज्यादा यानी कि 5,050 शेयर्स भी अगर आपने उसके परचेज कर लिए तो वोटिंग राइट 50% से वोटिंग राइट आपके पास आ गया। तो सिंपल सी बात है कि इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल आपके पास आ गया। अब जब कंट्रोल आपके पास आ गया तो आप अपनी इच्छा से जो है उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कंपोजिशन है उसको बदल सकते हो। तो हम जो न्यूमेरिकल या जो अकाउंटिंग हमारी होगी वो अकाउंटिंग हम इसी रास्ते से करेंगे, ये जो कंट्रोल मोर देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग। राइट, ओके। अब यहां पे आ जाती है हमारे पास कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या चीज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये AS 21 क्या है? ये सारी बातें जो है हम अब आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखिए, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट ए कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी। अब आपको पता चल गया कि होल्डिंग और सब्सिडरी क्या चीज होती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेटर ऑन इसको बिल्कुल एक डायग्राम की हेल्प से आपके माइंड में जो है वो बिठाऊंगा। रिक्वायर्स दैट ए कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी। देखिए, एक कंपनी जो है वो डिफरेंट कंपनीज के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। मान लीजिए ये H कंपनी है, उसने क्या किया, A कंपनी के भी 50% से ज्यादा के शेयर परचेज कर लिए, B कंपनी के भी 50 से ज्यादा शेयर कर लिए, 50 से ज्यादा के शेयर्स कर लिए, अक्वायर कर लिए, C के भी ज्यादा अक्वायर कर लिए, D के भी कर लिए। इस तरह से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पैसे लगाकर। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी के पास पहले अगर वो एक कंपनी को परचेज करता तो उसके अंदर जो है उसको 100% जो है वो पैसा लगाना पड़ता, लेकिन अब 100% से वो क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो 3 कंपनीज को अक्वायर कर ले, तो इस तरह से 4 कंपनी को अक्वायर कर ले। तो ये सारी कंपनीज अब उसकी क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी, और ये हो जाएगी होल्डिंग, और इसको सारे को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। दिस इज टू बी नोन हियर एज ग्रुप। राइट, ओके। लेकिन आपको जो है सिर्फ एक होल्डिंग एक सब्सिडरी चैप्टर में, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम है। तो सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट ए कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी शैल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको क्या बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको बनाना पड़ेगा, H कंपनी को। जैसे ये कौन सी कंपनी है, H, ये A B C उसकी क्या है, सब्सिडरीज है। ओके, कंसोलिडेटेड
of the company and all the subsidiaries in the same form and manner as standalone financial statement of the parent company. उनको जो है, जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, उनको क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके लिए दो नई टर्म्स आ गई, एक आ गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी आ गई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये किसकी रिक्वायरमेंट है जी? 2013 की। तो हम आपसे बात करेंगे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और फिर इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कि ये तो जी इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सर इमेजिनरी कैसे हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाई दिस इज ए इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो अगर आप क्लास में होते तो शायद आप मुझसे पूछते सर इसको इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? ओके, आपको याद होगा बचपन में आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, चाहे आप, बचपन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो 2 साल के थे तभी से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया है। बचपन का मतलब मेरा होता है जब आप अकाउंटिंग में, आप बचपन में, तो अकाउंटिंग जो है आपने सीखना शुरू की थी +1 में। तो +1 +2 फर्स्ट ईयर, जब इस दौरान जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए दी जाती थी तो आप कौन सा बेस लेते थे? तो समझ गए जी बचपन का मतलब यहाँ पे। ओके, तो बताइए कि आप उस टाइम जो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे बनाते थे? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूं। तो आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द बेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्यों मैं इसको इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं, ये चीज अब मैं आपको प्रूव करूंगा। तो आपके बचपन में हम चले गए, आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते आए, उसमें आप पहले जर्नल बनाते थे या फिर आप जर्नल के साथ जो है उसका सब डिविजन करते थे। जब आपका बड़ा बिजनेस होता था तो आप परचेज बुक बनाते थे, सेल्स बुक बनाते थे, सेल्स रिटर्न बुक बनाते थे, परचेज रिटर्न बुक बनाते थे, कैश बुक बनाते थे। इन्हीं के बेस के ऊपर फिर आप क्या बनाते थे? सर लेजर बनाते थे। बिल्कुल, लेजर क्या, हमारे पास सर बैलेंसेस आ जाते थे और जो लेजर के बैलेंसेस थे उनको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते थे। बहुत सही बात की आपने। और जब ट्रायल बैलेंस आ जाता था तो उसी ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते थे, राइट। तो अब यहां पे इसका मतलब है कि जो आपने अभी तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई उसके लिए एक सेट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को आपने फॉलो किया, इनके उसका बेस था। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब यहां पे जब आप जर्नल था तो जर्नल जब आप बनाते थे तो आप एंट्रीज कैसे पास करते थे? सर एंट्री कैसे पास करते थे? इवेंट होता था, इवेंट में हम उसको कन्वर्ट कर देते थे कि ये ट्रांजैक्शन है ये नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, अगर वो इवेंट ट्रांजैक्शन इवेंट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता था, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने के बाद हम जो है वो ट्रांजैक्शन की तरफ चलते थे, फिर हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंस, यानी कि कोई ना कोई बेस होता था, उसी के ऊपर आप रिकॉर्ड करते थे कि नहीं करते थे। क्लियर होगी बात? ओके, अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है तो जो मैं आपको टाटा स्टील और कोरस की बातें कर रहा था, आप आज अभी हम आपसे ये प्रूव करेंगे कि हम इसको इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास क्या था, ये एक्स लिमिटेड, ये सॉरी टाटा स्टील को मैं एक्स लिमिटेड बोल दिया, जैसे मान लीजिए ये टाटा स्टील कंपनी थी, और ये कोरस, ये वाई लिमिटेड बोल सकता हूं। ये क्या अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि आपको पता चल गया अब होल्डिंग और सब्सिडरी का। तो टाटा स्टील इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ कॉर्पस, यानी कि टाटा स्टील ने पैसा इन्वेस्ट किस में किया? कोरस में किया। जब कोरस में उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये होल्डिंग कंपनी और ये आपकी सब्सिडरी कंपनी आ गई, ठीक है जी। अब दीज आर द बुक्स ऑफ टाटा स्टील कंपनी, दीज आर द बुक्स ऑफ कोरस लिमिटेड। आप चाहे आप इसको मोटे तौर पे इस कंपनी को आप एक्स लिमिटेड मान सकते हैं, इस कंपनी को वाई लिमिटेड मान सकते हैं। तो एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड, तो ये दीज आर द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, दीज आर द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब जब आप बुक्स मेंटेन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? सर टाटा स्टील क्या कर रही थी? बैलेंस शीट बना रही थी। कोरस भी क्या बना रही थी? बैलेंस शीट बना रही थी। बैलेंस शीट का मतलब मैंने सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो सर आपने कैसे बनाई? टाटा स्टील कैसे बना रही थी? अभी तक आपने ये अलग अलग थी, अभी होल्डिंग कंपनी का कोई रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं हुआ था, तो ये अपने अपनी जगह पे बैठे थे।
ये यूरोप में बैठा था, ये इंडिया में बैठा हुआ था कोरस। तो इससे पहले वो क्या कर रहे थे, इससे पहले सर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, जिसमें वो जर्नल भी बना रहे थे, लेजर बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेन था वो आप मतलब मैंने आपके लिए सिर्फ कि जी वो बैलेंस शीट बना रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, ये भी क्या बना रहा था सर, अपनी बैलेंस शीट बना रहा था। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट्स बना रहे थे, ये पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके जो बना रहे थे, उसी को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अपना अपना अलग अलग से अपना अकाउंट्स जो थे वो मेंटेन कर रहे थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन। क्लियर है जी बात। अब क्या हुआ, जब दोनों के बीच में डील हो गई, तो देखिए अब ये बैलेंस शीट दोनों आपस में क्या होने, पास आने शुरू हो गए। जब पास आए तो ये इसकी बैलेंस शीट और ये इसकी बैलेंस शीट दोनों पास आ गए, क्योंकि अब ये टाटा स्टील इसकी कोरस जो है अब टाटा स्टील की हो चुकी थी। ठीक है जी, उनके बीच में एक तरह से ये डील हो गई थी। तो जब डील हो गई तो ये दोनों क्या हुए, दोनों सर आपस में मिलने को बेकरार है। तो बैलेंस शीट ठीक है जी। अब बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अब क्या हुआ, प्लस करके दोनों क्या हो गए, मर्ज हो, एक हो गए। ये देखिए ये बैलेंस शीट, और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, CFS, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहां से बनाई मैंने, सर इस बैलेंस शीट से बनाई और इस बैलेंस शीट से बनाई। इन दोनों की फिगर्स को यहां पे हमने डाल दिया, यही तो हम करेंगे। तो इस बैलेंस शीट को अब आप बताओ, ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, क्या मैंने ये जो बैलेंस शीट दोनों कंपनीज की है, क्या मैंने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, नहीं किया। अगर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया तो बताओ, इन दोनों को मैंने जब इकट्ठा कर दिया तो क्या बना दी, कंसोलिडेट। तो बताओ ये इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई कि नहीं हुई। इसका बेस क्या है, सब बैलेंस शीट्स है। इसका बेस कोई जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तो नहीं है, सर नहीं है। तो फिर आप बताओ कि ये इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई कि नहीं हुई। तो अब मैं यहां पे आपके पास आ रहा हूं कि जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो ये चीजें जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी मिसिंग है कि नहीं है। अब आपको समझ आया जी मिसिंग क्या है। क्योंकि जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो कंसोलिडेट तो जो बैलेंस शीट इंडिविजुअली जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनी है, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं, उनको कंसोलिडेट कर रहा हूं। तो इसका बेस जो है वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, ना कि जो पूरा प्रोसेस है उसको। इसलिए मैं इसका नाम इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलता हूं। और स्टूडेंट को जब तक ये क्लियर ना हो तब तक वो थोड़ा बेचारा कंफ्यूज रहता है कि अच्छा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या चीज होती है। वो घबराता रहता है कि ये सर ये नए टर्म्स हमने पहली बार सुनी है, तो हम नहीं। तो इसलिए जब आप टेलीविजन के ऊपर जब रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, तो जब कंपनीज के रिजल्ट आते हैं उनको अनाउंस करते हैं, तो वो ये बोलते हैं सर ये जो है ये जो रिजल्ट है ये इस कंपनी के स्टैंड अलोन है, और फिर इकट्ठे होकर के जब ग्रुप के रिजल्ट आते हैं तो बोलते हैं कि ये जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। आज मुझे लगता है आपको स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें भी समझ आ गई होंगी। तो यहां पे क्या बोला जी, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 requires that a company having one or more subsidiary shall prepare consolidated financial statement of the company and all the subsidiaries in the same form and the manner as a standalone financial statement of the parent company। अब बात आपको समझ आ गई जी, रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कंपनी ए है, ठीक है जी, और ये कंपनी बी है। और अब क्या हुआ, कंपनी ए यहां पे इसकी क्या होती है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा जो रेज किया जाएगा वो किस में फॉर्म में आ जाएगा सर, कैश फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करते हैं कि उस कैश में से वो क्या करता देता है, इन्वेस्ट कर देता है बाहर, कुछ पैसा क्या कर देता है, इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट कहां कर रहा है सर, बाहर कर रहा है। तो बाहर कहां कर रहा है, तो अभी आपसे हमने बात करी थी, मान लीजिए कि वो कंपनी बी में कर रहा है। जब बी में कर रहेगा तो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके शेयर्स परचेज करेगा। अभी आपसे बात करी ना, मैं कंट्रोल किया, तो क्या वो करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इसके बाई करेगा। जब शेयर कैपिटल बाई करेगा तो उससे क्या होगा
सर इसका मतलब है, अब उसने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, यानी कि बाहर का मतलब है उसने इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज कर लिए। जब इक्विटी शेयर कैपिटल उसने परचेज कर लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि उसके द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि कंट्रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग, अगर उसने 51% से ज्यादा के शेयर्स परचेज कर लिए तो इसके क्या हुई, वो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आ जाती है। और इधर कंपनी बी, अब जब सारी शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी ए ने लगाई है, अगर मान लो ये 100% है, ओके कोई बात नहीं 100% ले लेता हूं, तो ये सारा का सारा पैसा जो है वो किसने लगाया, अब कंपनी ए ने लगाया। तो बच्चों बताओ दोनों कंपनी के बीच का कौन सा रिलेशनशिप हुआ। सर कंट्रोल जब ये 51% से आ जाता है तो ये हमारी होल्डिंग कंपनी बन जाती है, ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी आपके पास। तो कैसे कंट्रोल आता है, ऐसे कंट्रोल आएगा। तो कंपनी ए के द्वारा अपने कैश में से दूसरी कंपनी के जब शेयर्स में पैसा लगाया जाता है तो वो अपनी बैलेंस शीट में उसको एज ए इन्वेस्टमेंट शो करता है। और इधर कंपनी बी जो है उस अपने बुक्स में क्या बताती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो तो शेयर कैपिटल जो है इसने बेची थी, जिसको किसने खरीद लिया, ए किया, तो वो रूटीन मैटर में इक्विटी शेयर कैपिटल बताएगी। तो ऐसे हमारे पास वो क्या आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। ओके, देखिए अब इस कंट्रोल को, अब ये जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को भी समझते हैं। मान लीजिए ये है 0 to 100%, ठीक है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के सिर्फ 20% शेयर खरीद लेती है, ठीक है सर, अगर 20% शेयर खरीदती है तो अब जैसे मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, उसमें से मान लो उसने 21,000 शेयर खरीद लिए या 20,000 के शेयर खरीद लिए। सर 20,000 के शेयर खरीदे तो इसका मतलब है 20%, तो इसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओनली इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, क्योंकि ना कोई कंट्रोल है, नथिंग एल्स। सिर्फ उसमें क्या हुआ, उसको डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगी, बस, और कोई उसका बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दिस इज नोन हियर एज एन इन्वेस्टमेंट ओनली। लेकिन अगर उसने 0 से 20% से ज्यादा और यहां पे 50% तक जो है वो अगर उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज कर लिए, तो इसका मतलब उसके ऊपर थोड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा ना। तो जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएट। यानी कि अगर ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी के 50% से कम लेकिन 20% से ज्यादा के शेयर अगर वो बाई कर लेता है, तो एक तरह से उसको हम क्या बोलेंगे कि बी कंपनी इज द एसोसिएट ऑफ ए कंपनी। तो मुझे लगता है एसोसिएट वर्ड भी अब आपको क्लियर हो गया कि एसोसिएट क्या होता है। और अगर 20-50% से ज्यादा के शेयर अगर वो परचेज कर लेता है और 100% तक चला जाता है, तो फिर रिलेशनशिप कौन सा आ गया, सर रिलेशनशिप आ जाता है कंट्रोल। अब यहां पे 51% से अगर शेयर ज्यादा है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो रिलेशनशिप हो जाता है, क्योंकि अब कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, सर ये ए कंपनी के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 51% उसके पास है, तो कंट्रोल उसके पास है, वोटिंग राइट उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, वट एवर इट इज, सारी डिसीजन मेकिंग वही करेगा। तो तब रिलेशनशिप कौन सा आएगा, सर होल्डिंग और सब्सिडरी का। तो यह रिलेशनशिप जो होल्डिंग और सब्सिडरी की आ जाती है, और इससे नीचे जो है एसोसिएट की, और उससे नीचे अगर आ जाए तो हम उसको सिंपल क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लगाते हैं जब हम कुछ कंपनी के कुछ पार्टिकुलर शेयर्स ही बाई कर लेते हैं, लेकिन वो 50% से कम होते हैं। यहां तक भी बात क्लियर है जी, ओके। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्टैंड अलोन और, अच्छा देखो कंट्रोल की बात अगर मैं आपसे करूं तो देखो ये एक मैं आपको एक इंस्टांस बताता हूं कि मान लीजिए एक कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, ठीक है जी, और करप्ट पॉलिटिशियन जो है वो 25 लाख रुपए जो है उसके बुक्स में 25 लाख रुपए है, उसके नाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो सपोज करो 25 लाख की हैं, लेकिन उसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर के में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने ड्राइवर के नाम 30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। तो बताओ ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो ड्राइवर है, किसको कंट्रोल करेगा,
सर सारी प्रॉपर्टी ड्राइवर की प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करेगा? पॉलिटिशियन। और वैसे भी अब अगर आप सब्सटेंस बताएं तो क्या पॉलिटिशियन के पास सिर्फ 25 लाख होंगे और ड्राइवर के साथ उसके ड्राइवर के पास जो है वो 30 करोड़ होंगे? नहीं हजम हो रहा है ना सब्सटेंस, राइट। इसलिए इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा? सर पॉलिटिशियन के हाथ में होगा। बस इतनी सी बात तो है हमारे पास। तो अब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज की जो पावर की बात मैं बता रहा था, डिसीजन मेकिंग, अब ये सारी चाहे 30 करोड़ की प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है उसको? पॉलिटिशियन करेगा ना। कुछ थोड़ा कंसेप्ट समझ आया आपको? ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपसे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी बातें कर रहा था। अब एच को मैंने बोल दिया एक तरह से जो हमारा जनरली स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो बर्डन ना पड़े, तो ए बी ना लिख करके एच और एस लिखेंगे तो थोड़ा स्टूडेंट जो है वो समझ जाता है जल्दी कि कंपनी एच का मतलब है ये होल्डिंग और एस का मतलब होता है ये सब्सिडरी। अब वो कैसे आई? मान लीजिए कि जिसने इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड शेयर्स किए 10 लाख, ठीक है, और इसने क्या किया 5 लाख के एस लिमिटेड के शेयर्स बाय कर लिए। सर 5 लाख के? हाँ बिल्कुल। अरे भाई जब कंट्रोल लेना होता है तो 5 लाख के शेयर आपको 5 लाख में थोड़ी मिल जाएंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है। पर अब हम वहां ये नहीं देखते, हम तो बुक वैल्यू की बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा मनी जो है वो कुछ और ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन अब आप ये समझ लिए कि अब ये अपनी जब कंपनी एच जो है अपने कौन से अकाउंट्स बना रहा है? सर जब कंपनी एच जो है वो कुछ भी नहीं था, कंट्रोल नहीं था, ये देखिए जब कंट्रोल नहीं था तो ये अपने अकाउंट्स बना रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, तो उसको क्या बोलते थे हम? सर स्टैंड अलोन। एस लिमिटेड क्या कर रहा था? स्टैंड अलोन। क्लियर है? लेकिन जब भी जैसे उसने इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट में भी उसने कैसे की? 100% इक्विटी शेयर्स, यानी कि सारे के सारे शेयर्स जो उसने परचेज कर लिए, सारे परचेज कर लिए 100%। तो 5 लाख के शेयर जो है वो कितने में खरीद लिए? 10 लाख रुपए में। तो यहां तक जब हम इन्वेस्टमेंट करते थे तो यहां पे जो अकाउंटिंग करते थे वो AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहां पे जब 100% आ गया ना, 100% की बात आ गई, तो उस केस में कंट्रोल अब किसके पास आ गया? एच के पास आ गया। तो अब क्या होगा? दोनों कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एच लिमिटेड स्टैंड अलोन, एस लिमिटेड स्टैंड अलोन। जब हम उसको कंसोलिडेट करेंगे तो वो कौन बताएगा? सर स्टैंड अलोन बताएगा AS 21, कि इन दोनों को कैसे जो है जब कंट्रोल एक कंपनी का एस लिमिटेड का कंट्रोल एच लिमिटेड के पास आ गया तो ये दोनों अकाउंट स्टैंड अलोन होंगे, और जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो वो उसको हम किस में लेंगे? AS 21 में। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किसके अंडर? AS 13 के अंदर। तो मुझे लगता है AS 13 और AS 21 का भी थोड़ा सा नॉलेज आपको हो गया। देखिए अब मैंने कहा था कि दिस इज टू बी नोन हियर एज ए यूनिट ऑफ द कंपनीज। These are to be known here as the units of, these are known here as the units of companies. Okay. अब इसको हम यूनिट्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो क्यों बोलते हैं? देखिए यूनिट ऑफ कंपनी कनेक्टेड इन दिस वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जैसे नेस्ले है। अब नेस्ले के पास बहुत सारी सब्सिडरीज हैं डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में, तो ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, ये क्या बना रही है? स्टैंड अलोन। और नेस्ले क्या बनाएगा? बोलो कंसोलिडेटेड। सारे के लिए क्या बनाएगा? कंसोलिडेटेड। तो ये सारे जो है वो स्टैंड अलोन थे, अब AS 21 यहां फॉलो होगा। उस तरह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो जब हम पूरा रिजल्ट देखेंगे तो एक सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे। अभी भी अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे। हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड है, इसके भी क्या है? बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज खोल के रखी हैं। लेकिन ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा जी? ये बनाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा, ठीक है, AS 21। ओके। लेकिन अब यहां पे एक बात आपके सामने आपको और क्लियर कर दूं, जो उसने हमें कंपनीज एक्ट ने भी बताई। अब जैसे मान लीजिए कि ए के पापा बी हैं, ठीक है, और बी के पापा सी हैं, तो इसका मतलब बी का कंट्रोल ए के ऊपर हो गया, सी का कंट्रोल बी के ऊपर हो गया। तो क्या
पोते का कंट्रोल दादा का हाथ में हो सकता है? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब है कि अगर ये पेरेंट कहें और ये सब्सिडरी कंपनी है, अब यहां पेरेंट्स बन गए तो ये सब्सिडरी कंपनी होगी। तो बस इतनी सी बात आपको समझानी है। तो इसका मतलब है कि इफ B is the subsidiary of A company, C is the subsidiary of B company, then automatically C would have been the subsidiary of the A company. सर और बात देखो, मैं अब इसमें थोड़ी सी सिचुएशन आपको बताता हूं, पर लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो तरह सब्सिडरी जो है वो कैसी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज, दो तरह की सब्सिडरीज हो सकती हैं। एक होती है होली ओन्ड और एक होती है पार्टली ओन्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है वो पार्टली ओन्ड की तरफ से आएगा, होली ओन्ड बहुत कम क्वेश्चन जो होगा। होली ओन्ड का मतलब होता है व्हेन ऑल द शेयर्स विद वोटिंग राइट ऑफ 100% आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, देखो यहां पे 100% जो है वो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? होली ओन्ड कंपनी। जब आप किसी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल ही बाई कर लेते हो, इसका मतलब नो माइनॉरिटी। अब नया वर्ड आपके पास आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है कि जब आपने सारे के सारे शेयर्स खुद खरीद लिए, तो जब दूसरे को रखा ही नहीं, तो उसको हम आउटसाइडर बोलते हैं। तो आउटसाइडर के पास जो है कोई भी शेयर नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। इट मीन देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है जी बात। पार्टली ओन्ड, तो इससे क्या फायदा हो? इससे तो अमाल्गमेशन हो जाती है। पार्टली ओन्ड का मतलब है ओनली द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, यानी कि मोर देन 50% आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। ठीक है। अब और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यानी कि आउटसाइडर के पास भी है, लेकिन वो 50% से कम है। नेचुरली अगर आपके पास 51 है तो आउटसाइडर के पास 49 होगा। अगर आपके पास 70 है तो आउटसाइडर के पास 30 होगा, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास है, इसलिए ये लोग माइनॉरिटी में आए। इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पर आपको कोई बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया। अब मैं पापा वाली बातें कर रहा था कि ये बी जो है ए जो है बी का पापा है और सी जो है बी का पापा है, तो सी जो है वो ए का पापा, मतलब एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन भी है। तो लेकिन इसमें मैं दो सिचुएशन आपको बताता हूं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100% होल्डिंग कर ली और बी लिमिटेड ने 75% होल्डिंग कर ली सी लिमिटेड की। तो उस केस में सिर्फ ए लिमिटेड ही बनाएगी क्या? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, जो बी लिमिटेड है, वो बी लिमिटेड जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी, वो भी क्या बनाएगी? स्टैंड अलोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है लेकिन होल्डिंग कंपनी के द्वारा, एंड दैट कंपनी इज होली ओन्ड कंपनी, then only one company will prepare the consolidated financial statement. अब सिचुएशन 2 पे आ जाते हैं। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 60% ऑफ बी लिमिटेड, और बी ने सी लिमिटेड के कितने खरीद लिए? 75%। अब ये आ गया, ये वाली पोजीशन आ गई, होली ओन्ड नहीं है। तो उस केस में ए लिमिटेड भी होल्डिंग बनी, क्योंकि ए लिमिटेड होल्डिंग ऑफ बी बनी, और बी जो है होल्डिंग किसकी बनी? सी बनी। तो उस केस में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि होली ओन्ड कंपनी क्या होती है और पार्टली ओन्ड कंपनी क्या होती है, और ऐसे जो पापा वाली इक्वेशन है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। तो ये देखो, ये ए जो है बी का पापा ए, सी का पापा बी, तो नेचुरली सी का पापा ए, यानी कि इसके हाथ में सारे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन जरा आप माइंड में रखना कि होली ओन्ड है, पार्टली ओन्ड है, कौन स्टैंड अलोन बनाएगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अब जितनी भी हमने डिस्कशन करी है, उस सारी डिस्कशन को अब हम इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे, जो आपको ये डायग्राम अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए इंडिया में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो प्लेटफॉर्म क्या है, जिसकी सब्सिडरी है सर। रिलायंस रिटेल, इसकी सर सब्सिडरी है। रिलायंस पेट्रोलियम, आरपीएल जिसको बोलते हैं, ये भी सर सब्सिडरी है। आलोक इंडस्ट्री सब्सिडरी है। मुंबई इंडियन क्या है जी? सब्सिडरी है।
न्यूज 18 सब्सिडरी है, ठीक है जी। अब ये कंपनी जो है ये अलग से है, ये अलग है। इससे पहले वो क्या बना रहे थे, अब इसका मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है सर, होल्डिंग कंपनी है, ये पेरेंट्स कंपनी है, इन सारी कंपनी के पापा यही हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का ये वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही है ये सर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। अपने अलग अपनी धुन में जो है अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल अपनी जो काम कर रहे हैं वो बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर जियो प्लेटफॉर्म भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ये भी अपनी 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 बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इनको भी क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ आ गई जब आपको, ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना अपने अपने रिजल्ट देंगे, तो उसको जब रिजल्ट आते हैं तो आप टेलीविजन में सुनते हैं तो उस टाइम उनको बोला जाता है कि दिस इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जाए तो ये सारा का सारा जो है क्या है, वो रिलायंस ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी आपको, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है। ओके, तो ये लोग जो है वो स्टैंड अलोन बना रहे हैं, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, लेकिन बाद में जो है वो क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बनाएगी सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी S21। लेकिन इसके लिए आपसे ज्यादा कि हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ दिस होल ग्रुप। अब उसने रिलायंस ग्रुप में पैसे लगाए हैं तो शेयर होल्डर पूछ रहे हैं, कहता कि क्या हमें सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग से पढ़नी पड़ेंगी, तब हमें पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन का, परफॉर्मेंस का पता चलेगा। कहीं हमारी एनरॉन की तरह पोजीशन तो नहीं हो जाएगी कि एक कंपनी जो है वो, अगर आप एनरॉन का केस जो है अगर आपको तो एक एनरॉन कंपनी जो थी वो बिजली बनाती थी, वो अपनी बैलेंस शीट थी, और दूसरी कंपनी उसने एक दूसरी कंपनी बना ली। अब यहां से तो वो इन्वेस्टमेंट करता गया, अब इन्वेस्टमेंट जो तो है वो तो किसके ऊपर होनी थी, बुक वैल्यू के ऊपर होनी थी। लेकिन ये जो दूसरी कंपनी थी इसमें उसने इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो परचेज कर रही थी। अब तो आप समझ रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये होल्डिंग और ये मतलब होल्डिंग नहीं, ये एक कंपनी बड़ी कंपनी है, दूसरी कंपनी। लेकिन ये जो कंपनी थी इसने भी आगे फर्दर जो है वो अपना जो बिजनेस किया, लेकिन इसमें क्या हो रहे थे, लॉसेज ही लॉसेज, लॉसेज ही लॉसेज, लॉसेज ही लॉसेज। लेकिन ये लॉसेज कभी भी यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहां पे तो ये इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर हो रही है कि जितना पैसा उसने लगाया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसकी लॉसेस प्रॉफिट से उसका कोई लेने देना नहीं था। ये इंडिविजुअल काम कर रहा था, ये इंडिविजुअल काम कर रहा था। और एक टाइम है फिर आपके पास होगा कि एनरॉन ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से किसका, सत्यम वाला जो हुआ, सत्यम का भी वैसे हुआ। तो इसलिए शेयर होल्डर, अब यहां के जो शेयर होल्डर है वो बहुत खुश हो रहे हैं कि और देखो जी इन्वेस्टमेंट, तो ये तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी हालत क्या है वो तो कोई नहीं देख रहा है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है। और लास्ट में जाकर के आपको पता लगता है कि ये तो कंपनी इंसॉल्व होगी, लिक्विडेट होगी। और आपको पता है कि 2017 तक, 2001 से लेकर 17 तक इतनी बड़ी कंपनी थी कि 17 तक अभी तक भी उसका लिक्विडेशन ही चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इन सबको एज ए होल, एज ए ग्रुप देखूं तो मुझे एकदम से पता चल जाएगा अच्छा ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। इसीलिए तो कौन सी बात आ गई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आई थी। इसलिए हमें कंपनी एक्ट 2013 में जो है वो भारत में भी ये काम करना पड़ा। कुछ बात समझ आई आपको। तो इसलिए ये शेयर होल्डर भी चिंतित है। अब वो कहने लगे, क्योंकि एनरॉन से जले हुए थे, तो कहता हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस होल ग्रुप, कैसे हमें पता चलेगा। कहता आर वी सपोज टू रीड ऑल द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता क्या हमें ये सारी की सारी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। तो आंसर किसने दिया, आंसर दिया कंपनीज एक्ट ने। कहता हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ वी आर गोइंग, तो उसने बोला शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड AS 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या कहा, कहता हु सेज वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसने बोला आपको कि आप जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो आप बनाओ। कहता सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें कहा, जो जब शेयर होल्डर ने पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि क्या हमें अलग अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो उसने कहा नहीं। किसने जवाब दिया, ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट और सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसने क्या बोला, कहता नहीं,
go for the consolidated financial statements. So consolidated financial statements are the financial statement of a group presented as a single enterprise, and they are meant to show the financial position of the group as a whole. अब बात क्लियर होगी जी CFS, लेकिन इसमें जो सर कंटेंट्स क्या होते हैं, देखो बैलेंस शीट की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, चार बातें हैं। चेंज इन इक्विटी की बात होती है, वो हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जनरली हम जो अकाउंट्स बनाएंगे जो होल्डिंग कंपनी के, वो होंगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहां कवर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे AS21, तो अब आपको शायद पता चल गया कि AS21 की बातें क्या होती हैं, और उसके बाद अब आपको ये भी पता चला गया कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुआ। तो अब मुझे लगता है कि शेयर होल्डर आप सेटिस्फाई हो गए कि हमें तो क्या चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होता है, सर कि अमलगामेशन और कंसोलिडेशन में क्या फर्क होता है। देखो, अमलगामेशन AS14 के अंदर चलता है, यहां डायरेक्ट परचेज की जाती है। जब मान लो A और B कंपनी है, दोनों कंपनी लिक्विडेट हो जाएंगी और नई कंपनी बन जाएगी। लेकिन सर कंसोलिडेटेड AS21 में क्या होता है, जैसे मान लो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने जो है वो फ्लिपकार्ट का 81.3% स्टेक जो है वो परचेज कर लिया। ये सर ये स्टेक एक्वायर करते हैं, इनके कंट्रोल डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ये भी पहले अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, लेकिन बाद में जो है वो क्या बनाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, क्योंकि एज ए होल ग्रुप जो है वो हमें देखना पड़ेगा, एनरॉन वाली हालत ना हो। लेकिन इसमें सर आप बताइए, आज भी वॉलमार्ट चल रहा है और फ्लिपकार्ट भी चल रहा है, यानी कि देयर इज नो लिक्विडेशन। बात क्लियर हुई जी आपकी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमलगामेशन एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी अकाउंटिंग होगी वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्टली हमें सिर्फ क्या पूछा जाता है, जनरली बैलेंस शीट के अकाउंट से बैलेंस शीट को ही हम कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आज आपको थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी के बारे में जो आपको बहुत टफ लग रहा होगा, वो आज आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और वो भी आपको बहुत सिंपल वे में अंडरस्टैंड हो चुका होगा।